वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो हम लोग वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने भाषा और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में पढ़ लिया है 2 वीडियोज में। आप उन वीडियोज को देखिए तथा व्याकरण को शुरुआत से पढ़िए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में वर्ण विचार जानते हैं। वर्ण विचार क्या होता है? वर्णों का शुद्ध लेखन तथा उच्चारण ही वर्ण विचार कहलाता है। व्याकरणबद्ध तरीके से जैसे किसी भाषा का ज्ञान करिए या किसी भाषा को लिपिबद्ध करिए या मौखिक के शुद्ध रूप से उच्चारण और पढ़ना लिखना ही क्या है? वर्ण विचार है। फिर क्या व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग है। व्याकरण की परिभाषा होती है किसी भी भाषा का सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित ज्ञान ही व्याकरण होता है। व्याकरण का 3 भाग है। कौन कौन सा? वर्ण, शब्द तथा वाक्य। हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। पूरी व्याकरण इसी पे डिपेंड है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार की बात करेंगे। तो वर्ण विचार देखिए क्या, वर्णों का शुद्ध लेखन तथा उच्चारण का ज्ञान ही वर्ण विचार है। फिर वर्ण और ध्वनि। देखिए ध्वनि चिन्ह ही वर्ण होते हैं। ध्वनि क्या? मौखिक रूप में जो बोली जाती है, जिसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, वो क्या है? मौखिक हो गया। सुनना, बोलना मौखिक, लिखना, पढ़ना, देखना या वर्ण में आएगा। ठीक, वर्ण क्या है? यह लिखित इकाई है। क्या है? लिखित इकाई। और ध्वनि क्या है? यह मौखिक है। ध्वनि का है मौखिक इकाई है। ठीक, वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह। चिन्ह बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए वर्तनी भी आप लोग जाने, ये चिन्ह नहीं लिखे, चिन्ह में ना यहां होता है। ठीक, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ये 52 वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे आ, इ, उ, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसा वर्ण या ध्वनि, वर्ण ऐसी ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे आप आ लिखिए, अब इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? वर्ण है। का, शा, कुछ भी, मतलब 52 में से कोई भी, और इसका कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, पर वर्णों से शब्द बनता है, शब्द सार्थक होता है। जैसे पानी बना, पानी का एक शब्द है, परंतु इसका विच्छेद करेंगे या कहिए इसको वर्णों में विभाजित करेंगे। कैसे? पहले 2 भाग में पा धन नी, फिर इसका भी 2 भाग, क्या? पा धन आ, फिर ना धन ई। ये क्या हो गया? पहली। ऐसे ये वर्ण है। क्या? ये वर्ण है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। और ये पानी क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक, वर्ण क्या? ध्वनि चिन्ह वर्ण को कहते हैं। ध्वनि चिन्ह जो होता है वो वर्ण होता है, जैसे कुछ भी। और ध्वनि चिन्ह देखिए, ध्वनियां तो समान होती हैं हर भाषा की, परंतु ध्वनि चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे क्या है? हिंदी और इंग्लिश में देखिए
इंच लिखे हैं आप, कुछ भी लिखिए, देखिए इंच, दोनों का उच्चारण तथा मतलब एक है, परंतु दोनों के जो ध्वनि चिन्ह है या कहिए वर्ण है वो अलग अलग हैं, परंतु ध्वनि समान है। तो ध्वनि से क्या है, हर भाषा की ध्वनि चिन्ह अलग होते हैं। ठीक, कुल वर्ण हिंदी में कितने हैं? 52। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है हिंदी भाषा के। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। स्वर फिर है स्वर 11 तथा व्यंजन 33। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष और दीर्घ। प्लुत का अधिकांश उपयोग संस्कृत में होता है, वो वैदिक संस्कृत में, जिसका विकास केवल संस्कृत में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक, प्लुत बहुत हिंदी में ना के बराबर उपयोग में है, परंतु हर्ष और दीर्घ उपयोग में है। अब स्वर का देखिए क्या क्या होता है। ये क्या है, गिनिए इसको, कितने स्वर है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कुछ लोग कहेंगे अन और आ भी है। अन और आ ये क्या है? अयोगवाह है। विसर्ग और अनुस्वार जो है ये वो अयोगवाह है, इसको स्वर में नहीं गिना जाता। और देखिए संस्कृत मूल भाषा में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने? 13 स्वर होते हैं। मूल भाषा जो है, मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत में कितने स्वर हैं? 13। ठीक, उसमें री को भी जोड़ लेते हैं। ये री जो है ये संस्कृत का स्वर है, उसमें दीर्घ री भी होती है संस्कृत में। देखिए इसमें ये डबल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री। अब इसको आप लोग स्वर देख लिए कि क्या है, केवल आ से लेके औ तक। अन और आ क्या है? अयोगवाह है, वह स्वरों में नहीं आता। अब हर्ष और दीर्घ की बात करते हैं। हर्ष क्या होता है? हर्ष स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्वयं, जिनका निर्माण कहिए या उच्चारण कहिए केवल स्वयं से होता है, किसी के सहयोग से नहीं होता। और उसमें वह एक मात्रिक होते हैं, उसमें बहुत कम समय लगता है, उसके उच्चारण बहुत कम प्राणवायु निकलती है। जैसे आ, इ, उ, री, ये 4 क्या है? हर्ष स्वर हैं। कौन कौन से? आ, इ, उ और री, ये चारों कौन से हैं? हर्ष स्वर हैं। फिर उसके बाद दीर्घ आता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष के दुगना समय लगे। ठीक, यह द्विमात्रिक छंद होते हैं, द्विमात्रिक वर्ण होते हैं। सॉरी, छंद बोल के आदत पड़ी हुई है। द्विमात्रिक वर्ण होते हैं इसको, ये जैसे आ, या स्वयं, जैसे जो दीर्घ वर्ण है या कहीं दीर्घ स्वर है या स्वयं से मिलके बना हुआ, जैसे आ धन आ बराबर, तब क्या होगा? आ होगा। ठीक, या स्वयं को दोहराता है, इसमें इसको बोलने में दोगुना समय लगता है, हर्ष के दोगुना समय दीर्घ में लगता है। इसमें कौन कौन सा आता है? इन चारों को छोड़ के आ से लेके औ तक के बीच में जो भी है वर्ण, जो भी स्वर हैं, सारे स्वर आते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। ठीक, ये
क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया। फिर प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। यह त्रिमात्रिक होता है। इसका हर्ष का दुगना दीर्घ और दूर दीर्घ का जो दीर्घ के बाद जो प्लुत है उसका हर्ष का 3 गुना, मतलब प्लुत। जैसे प्लुत में कौन सा आता है? जैसे ओम, क्या? ओम। इसको बोले देखिए ओम, जिसमें खींच के मतलब देर तक बोला जाए, खींच के बोला जाए, लंबी प्राणवायु निकले, अधिक देर तक वायु निकले, वो क्या हो गया? प्लुत हो जाएंगे। इसका हिंदी में ना के बराबर ही उपयोग है। इसके विषय में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, केवल ओम आप जानते रहिए। प्लुत स्वर अधिकांश परीक्षाओं में नहीं ही पूछता है, अगर यदि कहीं पूछ लेता है तो आप जानते रहिए। या त्रिमात्रिक है, इसमें 3 हर्ष के 3 गुना। या लघु, इसको देखिए लघु कह सकते हैं, लघु हर्ष। इसको दीर्घ, बड़ा, छोटा, इस हर्ष को छोटा भी कह सकते हैं। ये तो दीर्घ लिखा हुआ ही है, इसको दीर्घ का क्या गुरु भी कर सकते हैं। जैसे ये गुरु हो जाएगा, ठीक। एक मात्रिक मूल स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ये मूल स्वर भी है, ठीक। मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, या मूल स्वर है। इसको गुरु, द्विमात्रिक, बड़ा, आप जो चाहे सो कह सकते हैं। पर्याय, कभी कभी एग्जाम में नाम बदल के पूछ लेता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसका नाम भले बदल दे लेकिन रहेगा वही। अब और व्यंजन हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। व्यंजन कितने 33 होते हैं और स्वर को भी अभी विस्तृत पढ़ना है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। वर्ण और ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न अधिकांश लोग फंसते हैं। देखिए पहला प्रश्न कैसे बनता है, पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? मौखिक इकाई। फिर दूसरा प्रश्न क्या बना दिया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या? लिखित इकाई के बारे में, इकाई क्या होगी? इसी फिर और एक रिलेटेड प्रश्न बना दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंक कर दीजिए कुछ भी। फिर देखिए सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, भाषा की सबसे छोटी, नहीं, भाषा की अर्थ के आधार पर, किसको क्या करिए? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ठीक। हम हर वीडियो में आपको लगभग प्रश्न उत्तर कराएंगे जो भी संभावित रहते हैं, जैसे भी प्रश्न जिससे पूछते हैं। अब इतने में से आपको ऐसे ही कोई एक प्रश्न पूछ सकता है और लगभग हर एग्जाम में पूछता भी है।
तो बताइए आप लोग अपने सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। मौखिक यदि देखिए मौखिक आए तो ध्वनि होना है। आप उत्तर प्रश्न में देखिए अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो क्या होगी, ध्वनि। ठीक, ऑप्शन कुछ भी रहे, अगर मौखिक है तो आपको ध्वनि लगाना है। वहीं छोटी लिखित हो जाए, यदि अगर लिखित इकाई सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी है तो वहीं वर्ण हो जाएगा। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई केवल पूछा है, मौखिक या लिखित कुछ नहीं लिखा, और ध्वनि और वर्ण दोनों ही ऑप्शन में है, फिर भी आपको क्या लगाना है, केवल वर्ण लगाना है। क्योंकि भाषा कोई भी हो सकती है, ध्वनि कोई भी हो सकती है। ठीक, इसमें वर्ण ही सही होगा। फिर क्या है, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आप बताइए, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगा कि शब्द होगा कि वाक्य होगा। खुद ही सोचिए कि सब वर्ण के बाद क्या बनता है, वर्णों के समूह को जोड़ के क्या बनता है, सार्थक जो होता है शब्द बनता है। ठीक, तो शब्द होगा, क्योंकि वाक्य तो बड़ा हो जाएगा ना, वाक्य अगर कर देंगे तो वाक्य बहुत बड़ा हो जाएगा। अब फिर एक क्वेश्चन और हो सकता है, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ किसका होगा। भाई भाव किसी एक शब्द का तो हो नहीं सकता, या भावार्थ किसी एक शब्द का हो नहीं सकता, तो यह क्या हो जाएगा, यह वाक्य हो जाएगा। पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाषा की उत्पत्ति तथा विकास। तो आप लोग बताइएगा कि एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा उसका उत्तर। भाषा जो हिंदी भाषा है उसका विकास वैदिक संस्कृत से हुआ कि लौकिक संस्कृत से हुआ, सिर्फ आपको इतना उत्तर देना है, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो हम लोग स्वर को विस्तृत रूप से जानेंगे। किसको, स्वर को विस्तृत रूप से जानेंगे, तथा उसके बाद व्यंजन को हम अलग अलग आपको खूब व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। ठीक, आपको हम अगली वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, स्वर के बारे में विस्तृत बताएंगे। अनुस्वार भी, विसर्ग भी, ठीक, जो भी मतलब सारा कुछ स्वर का पूरा स्वर एक तरह से कहिए, स्वर का पोस्टमार्टम कर देंगे। स्वर को आपको स्वर कभी भूलेगा ही नहीं, स्वर को अच्छे से पढ़ा देंगे। जय हिंद साथियों।